So this is 9701 paper 42 Feb March 2024 section 83. Iron is a transition metal in group 8 of the periodic table. Variable oxidation states. आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों होती हैं? अगर आपको याद हो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन की, तो ये होती थी आयरन की कॉन्फ़िगरेशन 3D10 और 4s2, और आयरन 3 की क्या होगी 3D9 एंड 4s0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। ओके, तो असल में होता ये है कि इनका जो 3D और 4s ऑर्बिटल होता है ना, इनकी एनर्जीज काफ़ी सिमिलर होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन s से चले जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन 3D से चला जाता है। सो मीन्स दैट कि इनके वेरिएबल चार्जेस हो सकते हैं, इनके वेरिएबल चार्जेस हो सकते हैं। तो मैं क्या कहूँगा 3D and 4s orbitals have similar energies. Okay, so two electrons from 4s and one electron from 3D orbital is removed. Set. An aqueous solution of iron nitrate contains the complex this. When solutions of KSCN, potassium thiocyanide, and iron H2O6, hexaquia, iron 3 are mixed, a color change is observed. The red complex forms define the term complex. तो complex क्या होता है? When central metal is surrounded by a ligand by dative bond. State coordination number of iron in FeH2O6. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड formed between metal and a ligand. Ligand इस केस में is water. So how many water are attached around the iron? You will say 6. That's the reason coordination number is 6, because they are going to form 6 dative bonds. The HOH bond angle in water is 104.5. Suggest the HOH bond angle in this. Explain your answer. वाटर में जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 डिग्री होता है। ओके, 104.5 डिग्रीज होता है, जबकि इस कॉम्प्लेक्स में अगर तुम बात करोगे तो वो HOH का बॉन्ड एंगल कितना होगा? उतना ही रहेगा या कोई चेंजिंग आएगी? ओके, तो याद रखना कि इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो पता है कितना बनता है? 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज। अब आप बोलोगे कैसे 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 कैसे? तो उसका रीज़न ये है कि जब वो सिर्फ सिंपल वाटर था ना, तो H2O के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी था। देखो ज़रा, 2 लोन पेयर थे इसके पास। ओके,
So when they have two lone pairs and two bond pairs, so that's the reason उसकी ज्योमेट्री क्या थी, बेंड शेप, और बॉन्ड एंगल कितना था 104.5 डिग्रीज। लेकिन जब ये इस कॉम्प्लेक्स का पार्ट बनेगा तो इसका जो ये लोन पेयर है वो तो यूटिलाइज हो गया डेटिव बॉन्ड बनाने में। क्या कहते हो, वो तो यूटिलाइज हो गया डेटिव बॉन्ड बनाने में। किसके साथ डेटिव बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ डेटिव बॉन्ड बना रहा है, आयरन के साथ बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, आयरन के साथ बना रहा है डेटिव बॉन्ड, राइट। ओके, सो तो अब तो आप जब ज्योमेट्री इसकी निकालोगे फिर तो आप लोन पेयर को कंसीडर ही नहीं करोगे, लोन पेयर को कंसीडर ही नहीं करोगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब ये आयरन के साथ बॉन्ड बनाएगा कुछ ऐसे करके, देख रहे हो अब, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, दो। लोन पेयर कोई भी नहीं है, तीसरा बॉन्ड पेयर ये भी आ गया, तो 3 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर। तो अब इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई, अब 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल बन गया और ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो गई है। ओके, तो डेटिव बॉन्ड बनाने से पहले ये कुछ और था, डेटिव बॉन्ड बनाने के बाद ये कुछ और है। तो याद रखना कि लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन is used to form dative bonds with metals, with metal, okay, with metal। तो उससे क्या होगा, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड हुए, 3 कोवेलेंट बॉन्ड हुए। सो दैट्स द रीज़न, इसकी वजह से आपको जो ज्योमेट्री मिलेगी वो क्या मिलेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगी। ट्राइगोनल प्लेनर, okay, and the bond angle would be, and the bond angle would be 120 degrees, and the bond angle would be 120 degrees। okay, तो ये है why iron complexes are colored, why iron complexes are colored। अगर ये आयरन कॉम्प्लेक्सेस की बात ना भी करें, ये सिंपल जनरल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, ओके, तो जो है सारे कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं, है ना। ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आप क्या कहते थे कि दे आर कलर्ड, आप क्या कहते थे, दे आर कलर्ड। तो ये क्यों कलर्ड होते हैं, इसमें डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और जब वो लाइगेंड मेटल के पास आता है तो उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, उनके ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू यू कैन से 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। उनको हम क्या कह रहे होते हैं, दे वुड बी यू कैन से डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट एनर्जीज, उनमें एनर्जी का गैप आ जाता है। ओके, फिर वो जब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होता है फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, सो द कलर ऑब्जर्व्ड, ओके, और जो कलर हमें ऑब्जर्व होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, किसका, जिस वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया हुआ होता है। ओके, वी ऑलवेज सी द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, वी ऑलवेज सी द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो इसकी स्पेसिफिक वर्डिंग जो आपको लिखनी है, जो यूज़ करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि when ligand approaches to
when ligand approaches to metal, when ligand approaches to metal, okay, so the d orbitals in iron complex is split into two different energy levels, मैं पता है किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये आपके पास d ऑर्बिटल्स हैं, 5 होते हैं, अभी ये डीजेनरेट हैं, अभी ये क्या है, डीजेनरेट हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या है, इनकी सेम एनर्जी है, लेकिन जब इसके पास लाइगेंड आएगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा इस तरह से, इनटू टू सेट ऑफ कैटेगरीज, ऊपर 3 और नीचे 2 ऑर्बिटल। तो ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना, क्या इन दोनों के बीच में, इसको हम कहते हैं डेल्टा एच। एनर्जी का गैप जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना, ये डेल्टा एच जो एनर्जी का गैप नज़र आ रहा है, तो बेसिकली ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, विजिबल लाइट को। तो जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाएगा फ्रॉम लोअर टू हायर, ओके। तो जाहिर सी बात है, अब वो जब दोबारा इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा होगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में, तो ऑब्वियस सी बात है अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो हम जो कलर देखेंगे वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा। जो चीज़ एब्जॉर्ब होती है वो थोड़ी नज़र आती है, रिफ्लेक्ट जो होके कलर आता है वो तुम्हारी आंखों पे पड़ता है, वो तुम्हें नज़र आता है। बात को गौर से सुनना ज़रा, जो कलर एब्जॉर्ब हो गया, यू कांट सी दैट कलर, बल्कि जो कलर रिफ्लेक्ट होके बैक जब वो तुम्हारी आंखों पे पड़ेगा तो तुम्हें वो कलर नज़र आएगा। तो याद रखना, हम हमेशा जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देख रहे होते हैं। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है ना, हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देख रहे होते हैं। तो 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में ये हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ओके। और इन ऑर्बिटल्स को हमने क्या कहा कि भाई ये क्या है, डीजेनरेट का मतलब पता है क्या होता है, सेम एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं हम, दे आर एट द सेम एनर्जी लेवल, ओके, दे आर एट द सेम एनर्जी लेवल। और जब जैसे ही उसको लाइगेंड अप्रोच करता है तो ऑब्वियस सी बात है लाइगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अच्छा, लाइगेंड के आने से इसकी स्प्लिटिंग होती है, जब तक लाइगेंड नहीं था तो स्प्लिटिंग भी नहीं थी, याद रखना। लाइगेंड आया है तो इनकी स्प्लिटिंग हुई है। तो ये पक्की बात है कि लाइगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होगी, लाइगेंड की एब्सेंस में स्प्लिटिंग नहीं होती है। ये अपने दिमाग में घुसा लो बात को, बात समझ आ रही है मेरी, ओके। तो फिर आप क्या कहोगे, अब इसकी स्प्लिटिंग हो गई है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर लाइगेंड। वो लाइगेंड कोई भी हो सकता है आपका। अच्छा, फिर क्या करोगे आप कि आयरन का जो ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है, ओके। अगर ये कंप्लीट होता फिर तो ये ट्रांजिशन मेटल ही ना होता, जस्ट लाइक जिंक का तो 3D10 होता है ना, पूरा कंप्लीट होता है, तो उसको क्या ज़रूरत है। तुम्हें पता है जिंक के कंपाउंड कलर्ड भी नहीं होते हैं, ओके। तो अब चूँकि आपको पता है कि आयरन के पास इनकम्प्लीट जो है वो डी ऑर्बिटल होता है, तो इसीलिए वो अपने विजिबल लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। विजिबल लाइट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाएगा। तो मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ वर्डिंग कैसे लिखूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके। अब मैं क्या करूँगा, तो टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में वो आ गए हैं। अच्छा, एज आयरन हैज़ incomplete d orbital, so a wavelength of visible light
A wavelength of visible light is absorbed. A wavelength of visible light is absorbed. Okay. Then electron promote from lower d orbital to higher d orbital then the color is observed right, which is complementary to the color of the wavelength absorbed. Okay. Aqueous solutions of complexes iron this and iron this are different colors. देखो सिर्फ लाइगेंड का ही तो डिफरेंस है, दोनों के कलर्स क्या हैं दोनों के डिफरेंट हैं. क्यों है ऐसा? Why these complexes are different colors? Why these complexes have different colors? क्या रीज़न हो सकता है इसका? किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है? आप नोट डाउन कर रहे हो कि यहाँ पे ओनली लाइगेंड इज़ वाटर और यहाँ पर आपके पास दो लाइगेंड्स हैं. ओके. एक आपके पास जो लाइगेंड है वो वाटर है और दूसरा आपके पास जो लाइगेंड है वो क्या है? थायोसाइनाइड है, यानी कि HCN है. याद रखना. समझ आ रही है बात? तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि कलर का डिफरेंस पता है क्या कब आता है? जब आपका लाइगेंड चेंज होता है. लाइगेंड चेंज है ना दोनों में. हर लाइगेंड की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है. याद रखना. इसमें आयरन का चार्ज आप देख लो कितना है और इसमें भी आयरन का आप चार्ज देख लो कितना है. ओके. तो ये HCN का जो चार्ज है ना वो -1 है. HCN का जो चार्ज है वो कितना है? -1 है. याद रखना. मुझे आयरन का चार्ज निकालना है ना, तो ये -1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? +1. तो कितना आएगा? 3. ये क्या हो गया? ये भी 3 है और ये भी 3 है. दोनों आयरन का चार्ज 3 है. दोनों आयरन का चार्ज क्या है? 3 है. तो इनमें जो आपके पास लाइगेंड है इन दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट है. अच्छा, स्ट्रेंथ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, पता है आपको? अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब लाइगेंड आपके मेटल को अप्रोच करेगा तो लाइगेंड के अप्रोच करने से पहले तुम्हारे जो मेटल के ऑर्बिटल्स थे वो डीजेनरेट थे, यानी कि सबकी एनर्जी क्या थी? सेम थी. अब डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास उन ऑर्बिटल के पास कौन सा लाइगेंड आया है. स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आया है या वीक लाइगेंड आया है? वीक लाइगेंड आएगा तो कम तबाही मचाएगा. स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आएगा ज़्यादा तबाही मचाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो HCN है इसकी स्ट्रेंथ क्या है? वाटर से डिफरेंट है. जब ये मेटल के ऑर्बिटल के पास जाता है तो उनके ऑर्बिटल को जब ये स्प्लिट करेगा उसका जो एनर्जी का गैप बनेगा वो गैप और इस वाले वाटर का गैप क्या होगा? डिफरेंट होगा. ओके. जब इनका गैप डिफरेंट होगा तो ये डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा. जब डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन तो प्रोमोट होगा. लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होगा इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी. बात को समझिएगा ज़रा. कॉन्सेप्चुअल बात है. यानी कि चीज़ वही हो रही है लेकिन चल क्या रहा है इसमें कि बस लाइगेंड की स्ट्रेंथ का डिफरेंस आ गया. तो इस वजह से अब जब वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जब वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है ना, तो वो डिफरेंट कलर भी शो करेंगे.
डिफरेंट कलर भी रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये है पॉइंट वाली बात। अब मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, मैं लिखूँगा के लाइगेंड्स are different. Okay, so the energy gap between the two non-degenerate orbitals are different. ओके हो गया। नॉन डीजेनरेट का मतलब जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। तो दैट्स वाई फाइनली अब वो क्या करेगा, दैट्स वाई दे will absorb different wavelength. They will absorb different wavelength of visible light. Okay, तो electron promotes from lower energy to higher energy. Hence, color observed is complementary to the wavelength absorbed. तो वो कलर भी आपको क्या नज़र आएगा, डिफरेंट नज़र आएगा। ये पूरा ट्रांजिशन मेटल्स का जो है वो क्वेश्चन चल रहा है, देख रहे हो आप लोग, मतलब अच्छा खासा पोर्शन जो है वो ट्रांजिशन मेटल से आ जाता है। ओके, फिर क्या कहता है, टेबल 3.1 gives values for the stability constants of different complexes of iron. Write an equation for this reaction. कैसे लिखूं इक्वेशन है भाई, कैसे लिखूं इक्वेशन, सब तो बताया हुआ इन्होंने यार, इतना इजी सब तो बता दिया इन्होंने। तो बस मैं क्या करूँगा, इनका देख के मैं इक्वेशन बना लूँगा, है ना। क्या कहता है कि Fe H2O6 to the charge of 3 plus is going to react with H3PO4. उससे क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, और साथ साथ आपका ये हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन है, सेट। ओके, ये एसिड है ना यार, तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। प्रोटॉन की स्टेबल फॉर्म होती है ये H3O पॉजिटिव। बेहतर ये है कि बजाय H प्लस लिखने के आप H3O प्लस लिखो, बेहतर ये है कि आप H प्लस लिखने के बजाय H3O पॉजिटिव लिखो, स्टेबल फॉर्म है ये। अब जब आपने इक्वेशन लिख ली तो आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी लिख लो, क्या मसला है भाई। ओके, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट मेरा है ये, ये मेरा प्रोडक्ट है, और मेरा रिएक्टेंट है एक ये,
और एक ये, ओके। चलें, केस टैब ऑफ H2O5SCN। ओ हो भाई 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 नहीं, SCN वाले क्या पूछ रहा है ये, मैंने तो SCN को इंक्लूड ही नहीं किया है ना। तो H3PO4 से नहीं हो रहा, बल्कि इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, SCN से। तो एक मेरा ये हो गया रिएक्टेंट, सही है, क्योंकि वो केस टाइप किसी और का पूछ रहा है, SCN का पूछ रहा है, तो तभी मैं SCN को इंक्लूड करूँगा यहाँ पर। और ऊपर भी मेरे पास ये नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, SCN बनेगा, सही है ना। ओवरऑल +2 चार्ज है इस पर, H2O6 और SCN। use the stability constant data in table 3.1 to calculate the value of the equilibrium constant Kc for the following equilibrium। ओके, तो अब मैं क्या करूं, कैसे कैलकुलेट करूं इसे। अच्छा, ऊपर उसने यूनिट भी बोला है हमें, ऊपर उसने हमें यूनिट भी बोला है। तो अगर मैं इसको यूनिट ऊपर देखूं तो मोल पर DM क्यूब ऊपर भी है, मोल पर DM क्यूब नीचे भी है, लेकिन नीचे 2 मोल पर DM क्यूब है, तो एक से तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया मोल -1 DM+3। ओके, अब वैल्यू ऑफ Kc आपसे पूछ रहा है, वो वैल्यू ऑफ Kc आपसे पूछ रहा है। Kc का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ओके। और इसने आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी दिया हुआ है, अब मैं क्या करूँगा, कैसे फाइंड आउट करूँ, हैं, वैल्यू ऑफ Kc क्या कहते हो, क्या आंसर होना चाहिए इसका, एनी आइडिया। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं केस टैब से रिलेटेड, तो ये आप इसको ना अपना माइंडसेट बना लो कि भाई ये केस टैब वाले क्वेश्चन जो हैं ये लाजमी आते रहते हैं ये। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, बस आपको देखना ये है कि हम जो AS में डिस्कस करते थे ना कि Kc इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो बस ये केस टैब है। केस टैब बस इतना डिफरेंस होता है कि ये कॉम्प्लेक्सिस के लिए यूज़ होता है, और वो जो टर्म होती थी वो सिर्फ नॉर्मल इक्वेशंस के लिए यूज़ होती थी। बात समझ आ रही है मेरी। अच्छा, तो यूज़ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट डाटा। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको किसका दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है, किसका, इस कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है, राइट, ओके। और इसका भी आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया हुआ है जो कि ये है आपके पास। मैं क्या करूँगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है इतनी, और इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है इतनी, सही है, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है इतनी। तो अब मैं क्या करूं, इसका कैसे सॉल्व करूं मैं इसको, हाँ भाई। तो ये मेरा है इनडायरेक्ट रूट, तो ये हो जाएगा माइनस का 5.9 एक्सपोनेंट 1 प्लस का 1.3 एक्सपोनेंट 2। क्या आंसर आ रहा है इसका, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 71 आंसर मिलेगा। ये आपकी Kc की वैल्यू है। Kc बोले तो ये वाली इक्वेशन, ओके। लेकिन इस इक्वेशन में ये वैल्यू भी इन्वॉल्व हो रही है और ये भी इन्वॉल्व हो रही है, तो तभी मैंने इसको ना डायरेक्ट यूँ सॉल्व कर लिया, सिंपल सी बात है, ओके।